आपके पिछले कक्षा में मैंने आर्थिक विश्लेषण की विधियां से संबंधित आपको सारणी बताई थी। उसी सारणी का विस्तारित रूप आज हम पढ़ेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा टॉपिक आ गया। आप बुक्स है वो अपने पास में रखें। आर्थिक विश्लेषण की विधियां हैं, उसका विस्तारित रूप पढ़ रहे हैं हम। आर्थिक विश्लेषण की विधियां हैं, उसमें मैंने बताया था आपको निर्भरता के आधार पर, समय तत्व के आधार पर, उपकरण और दिशा के आधार पर। इसमें पहला भाग पढ़ेंगे निर्भरता के आधार पर, तो आंशिक और सामान्य। समय तत्व के आधार पर स्थैतिक, तुलनात्मक और प्रावेगिक, और उपकरण और दिशा के आधार पर निगमन और आगमन जो विधियां हैं उनका पढ़ेंगे। ये मैंने वापस आपको इसलिए रिपीट किए कि आपको विस्तारित रूप समझ में आ जाए। अब हम इसका एक एक भाग पढ़ेंगे। तो देखिए, निर्भरता के आधार पर जब आर्थिक विश्लेषण किसी एक कारक को ध्यान में रखकर किया जाता है, किसी एक कारक को ध्यान में रखकर किया जाता है तो वह आंशिक विश्लेषण कहलाता है। जैसे केवल कीमत स्तर को ध्यान में रखकर किया गया विश्लेषण है वो आंशिक विश्लेषण किया जाएगा। उसमें बाकी अन्य कारकों में कोई बदलाव या अन्य कारकों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, केवल एक कारक का ध्यान रखा जाता है और एक कारक के आधार पर ही विश्लेषण किया जाता है, तो उसे हम आंशिक विश्लेषण कहते हैं। दूसरा आपके पढ़ाया था मैंने, जब अन्य कारकों के आधार पर किया जाने वाला कोई विश्लेषण है तो उसे सामान्य विश्लेषण कहा जाता है। निर्भरता के आधार पर दो प्रकार बताए थे आपको, आंशिक विश्लेषण, सामान्य विश्लेषण। आंशिक विश्लेषण किसी एक कारक को ध्यान में रखकर किया जाने वाला विश्लेषण आंशिक विश्लेषण कहलाता है, और सभी कारकों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला विश्लेषण सामान्य विश्लेषण कहलाता है। जैसे आंशिक विश्लेषण का हो गया, केवल कीमत को ध्यान में रखकर करते हैं। किसी वस्तु की कीमत बढ़ाने पर उसकी मांग कम होगी और उसी वस्तु की कीमत अगर कम की जाए तो मांग बढ़ जाएगी। कीमत के ज़्यादा होने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है और कीमत के कम होने पर वस्तु की मांग ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें केवल कीमत स्तर का ध्यान रखा जा रहा है, तो यह आंशिक विश्लेषण हुआ। उसी जगह अगर दूसरा सामान्य विश्लेषण पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वस्तु की कीमत के साथ साथ कॉम्पिटिटर में कौन सी वस्तु है जिसकी कीमत हमारी वस्तु के समान है, और हमें उसमें और क्या क्वालिटी है, उसके गुणों को, और उसमें जो उत्पादन क्षमता है, उपभोक्ता की कितनी आमदनी है इस वस्तु को खरीदने की। जब सभी कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है विश्लेषण तो उसे सामान्य विश्लेषण कहा जाता है। एक पॉइंट हुआ। दूसरा आपके भाग था समय तत्व के आधार पर विश्लेषण। उसमें देखिए मैंने 3 बताए थे आपको, स्थैतिक, तुलनात्मक और प्रावेगिक विश्लेषण। उसमें स्थिर आर्थिक विश्लेषण समय के एक बिंदु के संबंध में होने पर, समय के एक बिंदु में अर्थात आर्थिक चर हैं वो स्थिर रहेंगे तो उसे आर्थिक स्थैतिक व्यष्टि स्थैतिक या समष्टि स्थैतिक विश्लेषण कहा जाएगा। जब आर्थिक विश्लेषण 2 चरों में तुलनात्मक या 2 अर्थव्यवस्थाओं में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तुलना करने की स्थिति में किया जाता है, तो उसे तुलनात्मक विश्लेषण कहते हैं। और वही तीसरा भाग है आपके, जब वस्तुओं के साम्यों के मध्य होने वाला परिवर्तन यानी निरंतर परिवर्तन की श्रृंखला का जो आर्थिक अध्ययन किया जाता है उसे आर्थिक विश्लेषण को प्रावेगिक विश्लेषण कहा जाता है। आर्थिक स्थैतिक विश्लेषण जिसमें आर्थिक चर स्थिर है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आर्थिक तुलनात्मक विश्लेषण, उसमें 2 अवस्थाओं की तुलना की जा रही है। और आर्थिक प्रावेगिक विश्लेषण जिसमें सभी चर निरंतर गतिशील है, गतिशील अवस्था की तुलना में जब विश्लेषण किया जाता है तो उसे आर्थिक प्रावेगिक विश्लेषण कहा जाता है। अब जो स्थैतिक और प्रावेगिक शब्दों का प्रयोग है वो सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में 1928 ईस्वी में रैगनर फ्रिश द्वारा किया गया था। अब हम आगे आपके पढ़ते हैं उपकरण और दिशा के आधार पर। उपकरण और दिशा के आधार पर सारणी में आपको 2 विधियां बताई थी, एक आगमन विधि और एक निगमन विधि। दोनों विधियों का विश्लेषण करेंगे हम, दोनों विधियों की चर्चा करेंगे। देखिए,
आगमन और निगमन विधियां एक दूसरे की पूरक होती है, पूरक है, फिर भी इनमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है। निगमन विधि के अंतर्गत किसी एक विशेष व्यक्तिगत इकाई का आर्थिक विश्लेषण तर्क विधि के आधार पर किया जाता है। वापस सुने, निगमन विधि के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण है वो तर्क के आधार पर किया जाता है, वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। इसी विधि में हम सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य का पता लगाते हैं। आगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर, अर्थात सामान्य सत्य थोड़े से ज़्यादा की ओर, सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य का पता लगाते हैं। और ये किस पर आधारित है? तर्क पर आधारित विधि है। तर्क विधि के आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है, उसमें उस विधि को निगमन विधि कहते हैं। उपकरण और दिशा के आधार पर हमने दो विधियां बताई थी आपको, आगमन विधि और निगमन विधि। पहले हम निगमन विधि का पढ़ते हैं। देखिए, निगमन विधियां और आगमन विधियां एक दूसरे की पूरक होती है, किंतु इनमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य पाया जाता है। निगमन विधि का अगर हम पढ़ें तो किसी एक विशेष व्यक्तिगत इकाई को लेकर आर्थिक विश्लेषण किया जाता है। इसमें तर्क को मुख्य आधार माना जाता है। निगमन विधि में तर्क को मुख्य आधार माना जाता है। इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म से व्यापक की ओर, थोड़े से ज़्यादा की ओर। हम सामान्यतः सत्य के आधार पर किसी विशिष्ट सत्य का पता लगाते हैं और इसमें तर्क विधि के आधार पर ही सामान्यीकरण किया जाता है। निगमन विधि कही जाएगी वो जो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगी। निगमन विधि से सामान्य से विशेष और परिकल्पना से तथ्यों की ओर अध्ययन किया जाता है। जैसे आप देख ले, कोई भी व्यक्ति है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन के आधार पर विशिष्ट अध्ययन की तरफ अग्रसर होगा। छोटी से छोटी आर्थिक इकाई को लेकर बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने का प्रयास करेगा तो वो निगमन विधि, आर्थिक विश्लेषण की निगमन विधि कहलाएगी। दूसरा है आगमन विधि। इसके अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण के सामान्य नियमों को किसी एक विशेष व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक जो भी व्यवहार हैं उन्हें खोजा जाता है। आगमन विधि में आंकड़े और समकों व सांख्यिकी विधि के द्वारा अध्ययन किया जाता है। जैसे आपको ऊपर बताया था मैंने, निगमन विधि में तर्क के आधार पर अध्ययन किया जाता है, वैसे ही आगमन विधि में आंकड़ों और समकों के आधार पर, आंकड़ों और समकों की सांख्यिकी विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो निगमन विधि को तर्क विधि भी कहते हैं और आगमन विधि को आंकड़ों और समकों की सांख्यिकी विधि भी कहा जाता है। इसमें वास्तविक जगत की घटनाओं से संबंधित तथ्यों का संकलन करना, वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना और उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे कि हम कभी भी एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें क्या तकलीफ़ है या हमारे क्या बीमारी है, उसके पहले डॉक्टर लक्षण पूछता है हमें। उसके बाद वह इसमें आंकड़े एकत्रित करेगा, फिर उनका वर्गीकरण करेगा, अर्थात सोच से विचार करेगा कि कौन सी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, उसके आधार पर विश्लेषण करेगा, फिर निष्कर्ष निकालेगा लास्ट में कि इस बीमारी के लक्षण हो सकता है और परिकल्पना के आधार पर विश्लेषण करके वह किसी न किसी दवा को हमें लिख के देता है या ट्रीटमेंट हमें लिख के देता है कुछ समय के लिए। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में इसी विधि का प्रयोग किया है। आगमन विधि को अनुभव आधारित विधि और ऐतिहासिक विधि भी कहते हैं। अब अर्थशास्त्र देखिए, कला है या विज्ञान, ये आपको पहले भी बताया था एक बार और ये प्रश्न भी है। क्या आप सहमत हैं कि अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान? इस संबंध में अपने तर्क दीजिए। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति का अभिप्राय है कि अर्थशास्त्र किस प्रकार का अध्ययन है। अर्थशास्त्र की प्रकृति के आधार पर अर्थशास्त्र का अध्ययन है वो दो रूपों में होता है, अर्थशास्त्र विज्ञान है और अर्थशास्त्र कला भी है। अर्थशास्त्र विज्ञान कैसे हुआ? क्योंकि अभी आपको बताया कि तर्क, विश्लेषण, निष्कर्ष के आधार पर किसी आर्थिक गतिविधि का विश्लेषण किया जाता है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत व नियमों को विज्ञान के रूप में ज्ञात कर सकते हैं।
इस प्रकार अर्थशास्त्र के सिद्धांत और नियमों को समाज में लोग व्यवहार के अंतर्गत देखकर अवलोकन के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे विज्ञान तथ्यों के आधार पर, तर्क के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है। और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन सी टेक्निक, कौन सी कला, कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक कला भी है। अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, नियम होते हैं। ये आपके डिटेल में दिया हुआ है आपके कोर्स में। मांग का नियम, पूर्ति का नियम, उत्पत्ति के नियम, लगान का सिद्धांत, ब्याज का सिद्धांत, मजदूरी का सिद्धांत। अब है जो देखिए कला से अगर हम अर्थ निकालें तो विज्ञान का आपको बताया कि अर्थशास्त्र में निष्कर्ष है वो तर्क के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर निकाले जाते हैं, तो अर्थशास्त्र विज्ञान हुआ। अर्थशास्त्र कला है। कला का अर्थ होता है शारीरिक और मानसिक क्षमता, कार्य करने की शारीरिक या मानसिक क्षमता हमारी कैसी है, हम किस कार्य को बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, वो एक कला होती है। पढ़ाने के भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, हर व्यक्ति में अलग अलग कला होती है। शारीरिक अथवा मानसिक क्षमता जिसके द्वारा एक कार्य सर्वोत्तम या श्रेष्ठ तरीके से कैसे किया जा सकता है, कि बेस्ट से बेस्ट उसका उपयोग क्या हो सकता है। जैसे आज टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है, हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसके संबंध में निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि इसका सबसे बेस्ट तरीका, ये सबसे अच्छा तरीका, सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है। अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए, कि प्राप्ति क्या है, इसको करने से क्या होता है, के आधार पर अर्थव्यवस्था में कार्य किए जाते हैं। एक विशेष कार्य जैसे गरीबी को दूर करना है, सिंपल बात है, गरीबी को दूर बहुत तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन बेस्ट तरीका कौन सा होना चाहिए, सर्वोत्तम या श्रेष्ठ तरीके से प्राप्त करने की एक कला है। गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, ये आपके अर्थशास्त्र से संबंधित ही टॉपिक है। गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन और बढ़िया कौन सा तरीका है जिससे हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, तो यह जो तरीका खोजा जाता है वो कला के अंतर्गत खोजा जाता है। दैनिक जीवन की चुनाव संबंधी समस्याओं के सर्वोत्तम हल अर्थशास्त्र के नियमों और विधियों का उपयोग करते हुए ही करते हैं। अर्थशास्त्र के नियम और विधियों द्वारा उपभोक्ता की संतुष्टि को अधिकतम करना, एक उत्पादक द्वारा उत्पादन को अधिकतम करना, एक व्यवसाय द्वारा लाभ को अधिकतम करना, बेरोजगारी को घटाना, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास करना अर्थशास्त्र के एक प्रकार से कला होने के ही उदाहरण हैं। अब हम जो आपको विश्लेषण पढ़ा है, आर्थिक गतिविधियों का आर्थिक विश्लेषण पढ़ा हमने सभी विधियों का, उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखिए कि आर्थिक नियमों में कुछ न कुछ कमियां हैं। जब किसी एक पक्ष में अच्छाई होती है तो उसमें कुछ न कुछ बुराई अवश्य होती है। तो हम कमियों का विश्लेषण करें तो उसमें देखेंगे कि प्राकृतिक विज्ञान के विषयों जैसे भौतिक शास्त्र है और रसायन शास्त्र है, उसका हम प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट या परीक्षण करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर देखें तो अर्थशास्त्र एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान होने के कारण इसके नियम और सिद्धांत हैं, उसको किसी भी प्रयोगशाला में परखा नहीं जा सकता है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान के लिए समाज ही एक प्रयोगशाला है, समाज के द्वारा ही उसके सही और गलत निर्णय निकाले जाते हैं। फिर अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांत भौतिक या रसायन शास्त्र के नियमों के सिद्धांतों की तरह खरे नहीं उतर सकते हैं। यहाँ उसका कोई प्रयोग करके सटीक निर्णय नहीं निकाला जा सकता है, वो प्रयोग किए जाते हैं, फिर समाज द्वारा उसके ऊपर कमियां या अच्छाइयाँ हैं वो जाहिर की जाती है। अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांतों में पूर्ण शुद्धता नहीं होने के कारण इसे विश्वसनीयता यानी विश्व के सभी देशों में इसे एक समान माना जाए ये जरूरी नहीं है। फिर भी इतिहास विकास अभी वर्णनात्मक चरण में है। राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, सामाजिक मानवशास्त्र एक कदम आगे विश्लेषण चरण में है, यानी सत्यता है या नहीं है, लेकिन हमें आर्थिक गतिविधियों को तेज करना है तो उसके लिए एक कदम आगे की ओर बढ़ाया जाता है। इन सभी से बहुत आगे अर्थशास्त्र में भविष्यवाणी कर सकने के चरण तक अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांतों का विकास हो चुका है। जैसे
आप देखिए अंतरिक्ष संबंधी घटनाओं की पहले से भविष्यवाणी की जाती है। पहले से ही आपको कोई आंधी बरसात ऐसी घटना होने वाली है तो उसकी पहले से ही जानकारी प्राप्त हो जाती है। वैसे ही अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांतों का भी भविष्यवाणी कर सकने तक का चरण है वो चलता रहता है। इसी कारण आज अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण विषयों में से एक विषय है। अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांतों का सही ज्ञान कुछ मान्यताओं पर भी निर्भर करता है, जिसको हम अगले आपकी क्लास में पढ़ेंगे।